गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पंचायत सेक्टर से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसके ऊपर विस्तार से बात करने वाले हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी है, ठीक है। तो जो एडीओ बुक द सीजीपीएससी कोच के माध्यम से पब्लिश की गई है, तो उसमें देखिएगा जो पंचायती राज व्यवस्था वाला जो भाग है उसमें जो सबसे लास्ट चैप्टर है वो पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाएं हैं। आज जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं उसके ऊपर हम शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे। इसके बाद फिर ग्रामीण विकास की क्लासेस जो है कंटिन्यू होंगी। तो आप सभी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस से जुड़ जाइए। पहली बात तो ये है, अब ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, 6 जून 2022 से, ध्यान दीजिएगा, कब से? 6 जून 2022 से। 6 जून 2022 का मतलब है कल सोमवार से सीजीपीएससी मेंस की एक बहुत ही स्पेशल अच्छी बैच जो है ऑफलाइन, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी तरह से ऑफलाइन बैच है। मतलब यह किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी तरह से ऑनलाइन नहीं मिलेगा, न ही ये बैच लाइव अवेलेबल होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन बैच है। होता क्या है, सीजीपीएससी मेंस की वास्तविक में शानदार तैयारी जो है किसी भी ऑनलाइन या लाइव बैचेस के माध्यम से हो पाए, ऐसा संभव नहीं है। मैं नहीं समझता पूर्ण रूप से हो सकता है, क्योंकि मेंस में क्लासरूम में बिठा करके सारी एक्टिविटीज कराने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए एक बहुत ही स्पेशल बैच जो कि पूर्ण रूप से सीजीपीएससी में सिलेक्शन के लिए समर्पित होगा। तो ये बैच जो है 6 जून 2022 मतलब सोमवार से हम प्रारंभ कर रहे हैं। और क्लास की टाइमिंग जो है सुबह 6 बजे से 10 बजे है। 6 बजे से 10 बजे क्लास की टाइमिंग इस तरह से रखी गई है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पीएससी वगैरह में हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर वगैरह में जॉब करते हैं। तो होता ये है कि जॉब वगैरह के कारण इनको ठीक से क्लासेस अवेलेबल नहीं हो पाती, ताकि ये अपग्रेड होने के लिए और प्रिपरेशन कर सके। या फिर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है ये बिल्कुल फ्री टाइम होता है। तो इस वजह से अर्ली मॉर्निंग लेते हुए 6 बजे से 10 बजे क्लास प्रारंभ की जा रही है। जो सीजीपीएससी मेंस की क्लास है ये सुबह 6 से 10 होगी क्लास, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्लास की टाइमिंग होगी 6 to 10 और मंडे टू फ्राइडे आपकी एक हफ्ते में 5 दिनों की क्लासेस होगी। एक दिन में 2 सब्जेक्ट की क्लासेस ली जाएंगी और इसके साथ साथ रेगुलर मैथमेटिक्स रीजनिंग का प्रिपरेशन भी कराया जाएगा। तो ये जो बैच है ये आपका ऑफलाइन मॉर्निंग बैच 6 जून मतलब कि कल सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स पूर्ण रूप से सीजीपीएससी पर डेडिकेटेड हैं, सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया बैच है। इस बैच में 30 अक्टूबर तक, ध्यान दीजिएगा, 30 अक्टूबर तक नियमित कक्षाओं के माध्यम से जो मेंस का सिलेबस है वो पूरा कराया जाएगा और सारे नोट्स जो है क्लासरूम में ही हैंड रिटन बनवाए जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा 30 अक्टूबर तक मेंस का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 1 नवंबर से, ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सीजीपीएससी प्री की तैयारी कराई जाएगी। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सीजीपीएससी प्री की तैयारी कराई जाएगी। ये जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स होगा तो इसका कोई एडिशनल फीस नहीं होगा, जो मेंस का फीस है इसी में ये इंक्लूडेड है। तो 1 नवंबर से 31 जनवरी रिवीजन के माध्यम से सीजीपीएससी प्री की तैयारी कराई जाएगी और इसी समय रेगुलर टेस्ट भी लिए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये जो सीजीपीएससी मेंस वाला बैच है, इस बैच में पहले पूरा मेंस का प्रिपरेशन करा लेंगे और उसके बाद 3 महीने प्रीलिम्स का प्रिपरेशन इस तरह से कराएंगे टेस्ट सीरीज और रिवीजन के माध्यम से कि हर हाल में आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। और प्रीलिम्स का पेपर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद सीजीपीएससी मेंस को लेकर के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराना हम स्टार्ट कर देंगे। इस बैच में टोटल मात्र 40 छात्र छात्राएं जो हैं प्रवेश ले सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है मात्र 40 सीट है। इसके अलावा कोई भी दूसरी बैच बाद में नहीं स्टार्ट होगी। आपको बाद में भी ज्वाइन करना है तो इसी बैच को ही ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। और यह जो बैच है पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रारंभ किया जा रहा है। इस बैच की टोटल फीस जो है 24,000 है, जिसमें पूरी क्लासेस
कोचिंग से मिलने वाली मेंस की सारी किताबें भी शामिल है, कोचिंग से मेंस का पूरा नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा, वो भी इसी फीस में इंक्लूड है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स की 3 मंथ की क्लासेस और टेस्ट सीरीज और मेंस टेस्ट सीरीज, कंप्लीट राइटिंग प्रैक्टिस, सारा कुछ इसी में इंक्लूड है। इस बैच के माध्यम से सीजीपीएससी प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी कराने का उद्देश्य हमने रखा हुआ है, जिसमें हर हाल में सिलेक्शन को सुनिश्चित किया जा सके। बैच काफी टफ होगा, रूटीन काफी हाई होगा, और चूंकि मेंस के हिसाब से है तो राइटिंग का प्रेशर काफी ज्यादा रहेगा क्लासेस में। तो जो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा एम्बिशियस हैं, काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, जो इतना सारा प्रेशर झेलते हुए सीजीपीएससी में सिलेक्शन लेने की हिम्मत रखते हैं, उस लेवल पर काम करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स का इस बैच में बिल्कुल स्वागत है। और ध्यान रखिएगा 1 वीक जो है क्लासेस पूरी तरह से फ्री हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन या शुल्क नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी इस क्लास में अच्छी होगी, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तभी आप एडमिशन लें, तभी आप इस बैच को ज्वाइन करें। तो फिलहाल ये बैच जो है कल सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो रही है, ठीक है। कोचिंग का जो एड्रेस है वो शिव मंदिर गली दयालबन बिलासपुर, ये है। जो कॉन्टेक्ट नंबर है ये आपके पास ऑलरेडी है, ये दोनों कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह के डाउट और क्वेरीज के लिए इस नंबर पे कॉल करके आप अपने डाउट या क्वेरीज क्लियर कर लीजिएगा। ये मेंस की बहुत ही स्पेशल बैच है, तो जो भी स्टूडेंट सीजीपीएससी मेंस के साथ प्री को लेते हुए कंप्लीट प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या पूरी तरह से सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट रखना चाह रहे हैं, तो आप लोग जरूर एक कम से कम 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते जो फ्री डेमो क्लासेस है वो जरूर अटेंड करें। बाद में भी इस बैच को कभी आपको ज्वाइन करना हो तो उस टाइम भी स्टार्टिंग 1 वीक की फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाएगी। मतलब हम ये चाहते हैं कि आप पहले खुद निर्धारित कीजिए, क्लासेस में बैठिए, हम आपका रूटीन और आपकी राइटिंग एक्टिविटीज भी देखेंगे, आपकी हैंड राइटिंग वगैरह भी चेक करेंगे। 1 वीक में यदि आपकी हैंड राइटिंग काफी ज्यादा खराब है तो 1 वीक आपकी राइटिंग वगैरह में इंप्रूवमेंट कराने का प्रयास भी करेंगे, और यदि हमको लगता है कि आप आगे जाकर के सेलेक्ट हो सकते हैं, हमको रिजल्ट दे सकते हैं, तब हम कहेंगे कि आप एडमिशन लीजिए करके, ठीक है। तो ये कंप्लीट बैच है, इंफॉर्मेशन देना मेरे लिए आवश्यक था, इसलिए ये सूचना मैंने आपको प्रदान की। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने बीच आप शेयर कीजिएगा, क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। वापस आते हैं हम अपने मुद्दे पर। तो हम जो बात कर रहे थे एडीओ की जो क्लासेस हमारी चल रही थी, तो पंचायत सेक्टर की योजनाओं के ऊपर आज की क्लास में हमको बात करना है। आज हम पंचायत सेक्टर की योजनाओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप में से सभी स्टूडेंट्स ने क्लास वगैरह को ज्वाइन कर लिया होगा। अब चलिए पंचायत सेक्टर की योजनाओं के ऊपर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिएगा काफी सारी चीजें हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना। तो देखिएगा आपकी जो बुक है, जो एडीओ की बुक हमने आप लोगों को उपलब्ध कराई है, उसमें पंचायत सेक्टर की योजनाओं के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है आपका वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसका जो ये परिवर्तित रूप है किसका, इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित रूप है। ये इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित रूप है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको हमको डिटेल में स्टडी करना है, इंदिरा आवास योजना को पहले डिस्कस करना है और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना को डिस्कस करना है, और इसके जो भी टारगेटेड वगैरह रहे, जो भी टारगेट वगैरह रहे, उस पे भी कहां तक हमारा स्टेट पहुंचा, कहां तक हमारा देश पहुंचा, इस पर भी बातचीत करनी है। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन पे लाने के लिए इस टॉपिक को मैं आज के लिए स्किप कर रहा हूं, ठीक है। जो कल 8 बजे हमारी जो क्लास होगी, तो कल 8 बजे की क्लास में हम इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऊपर बात करेंगे, कल 8 बजे की क्लास में, ठीक है। आज के लिए इसको स्किप कीजिएगा, और इससे रिलेटेड एक नया पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भी अवेलेबल कराऊंगा। तो उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो डेटा होगा उस पे हम डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना आपका ग्रामीण विकास का भी भाग है, ठीक है। तो कल से क्या है, आज पंचायत सेक्टर की योजनाओं के अंतर्गत आज हमारी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत लास्ट क्लास है, और कल की क्लास से मैं ग्रामीण विकास प्रारंभ कर रहा हूं। तो ग्रामीण विकास में सबसे पहले इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से ही प्रारंभ करूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्य रूप से ग्रामीण विकास का ही भाग है, तो उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है। तो आज हम सामाजिक सहायता योजना से प्रारंभ करेंगे। आज हम सामाजिक सहायता योजना से प्रारंभ करेंगे। तो देखिएगा सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आपके सामने हैं, और इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखने हैं।
तो देखिएगा 3 प्रकार की पेंशन योजनाएं केंद्र सरकार के और 2 प्रकार की पेंशन योजनाएं राज्य सरकार की हैं, जिसके ऊपर हमको बात करना है सबसे पहले। ठीक है, इसके अलावा और भी पेंशन योजनाएं बाद में और आई हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के अंतर्गत देखिएगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के अंतर्गत 3 प्रकार की पेंशन योजनाएं केंद्र सरकार की और 2 प्रकार की जो है वो राज्य सरकार की दिखाई पड़ती है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको याद रखना है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के अंतर्गत पेंशन योजना है ना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत जो पेंशन योजना है, तो सबसे पहले आपको देखना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। अब देखिएगा इन योजनाओं को लेकर के, ईयर को लेकर के भी एग्जाम में पहले पूछा हुआ है। तो देखिएगा सबसे पहले पात्रता हम देखें तो 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध, जो भी महिला वृद्ध हैं या पुरुष वृद्ध हैं, जो भी हैं, ठीक है, तो ये 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध, 60 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी वृद्ध हैं, वो इस योजना के लिए पात्र हैं। तो पात्रता क्या है? तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध, ये पात्रता है। फिर बीपीएल सर्वे सूची 2002 में इनका नाम होना अनिवार्य है। बीपीएल सर्वे सूची 2002 में इनका नाम होना अनिवार्य है। इनको पेंशन के अंतर्गत देखिएगा जो एज लिमिट है 60 वर्ष से अधिक आयु, तो पेंशन के अंतर्गत हम देखें तो पेंशन की जो राशि है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। यदि वृद्ध की आयु 60 से 89 के बीच है ना भाई, 60 से 89 के बीच है, तो फिर उनको प्रति माह 350 रुपए का पेंशन प्राप्त होगा। कितना? प्रति माह 350 रुपए का पेंशन प्राप्त होगा। यदि आयु 60 से 89 वर्ष है तो 350 रुपए का पेंशन प्रति माह प्राप्त होगा, जिसमें 200 रुपए केंद्र सरकार का अंश होगा और 150 रुपए राज्य सरकार का अंश होगा। तो प्रति माह 350 रुपए मिलेगा पेंशन के रूप में, जिसमें से 200 रुपए केंद्रांश है और 150 रुपए राज्यांश है। बिल्कुल इसी में थोड़ा आगे देखें, यदि वृद्ध की आयु 80 वर्ष से अधिक है, 80 वर्ष से अधिक, अब आगे जितना भी हो, तो 80 वर्ष से अधिक है तो 350 की जगह 650 रुपए प्रति माह मिलेगा। यदि आयु 80 वर्ष से अधिक है तो 350 की जगह 650 रुपए प्रति माह मिलेगा, जिसमें 500 रुपए केंद्रांश है और 150 रुपए राज्यांश है। इस तरह से आपको चीजों को याद रखना है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायत कार्यालय में अग्रेषित किया जाएगा इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इसके जो दोनों आयु के अनुसार जो स्लैब है 350, 650, इसको भी मुख्य रूप से याद रखिएगा। दूसरे स्तर पर हम बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ठीक है, जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए वह स्त्री जो है विधवा कहलाती है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इसमें पात्र कौन है? तो 40 से 89 आयु वर्ग की विधवा महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। आयु लिमिट, एज लिमिट क्या है? 40 से 89, ये पहले याद रखना है, 40 to 79, ये पहले अपने दिमाग में सेट कीजिएगा। तो 40 से 89 आयु वर्ग की जो विधवा महिलाएं हैं वो इस योजना के लिए पात्र हितग्राही हैं और बीपीएल सर्वे सूची 2002 में इनका नाम होना अनिवार्य है। इनको प्रति माह 350 रुपए का पेंशन देना है। इस योजना के अंतर्गत कितना? 350 रुपए प्रति माह का पेंशन इनको प्राप्त होना है, जिसमें 300 रुपए केंद्र सरकार का अंश है और 50 रुपए राज्य सरकार का अंश है। देखिएगा इसको भी लेकर के क्वेश्चन बहुत डीप में जाकर के पूछा गया है पहले, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। इसके पहले मैंने आपको बताया, तो देखिएगा केंद्रांश राज्यांश अलग अलग है, यहाँ पर केंद्रांश राज्यांश अलग अलग है, इसलिए आपको थोड़ा ठीक से इसको बार बार रिवाइज करना होगा। लाभार्थी हितग्राही 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 650 रुपए प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सीधी सी बात है, अब ये एज वाला जो कंडीशन है वो इसमें एप्लीकेबल होगा ही। तो यहां पर देखेंगे 79 की एज तक तो 350 ही मिलेगा, जो यहां पर भी वही था। लेकिन 79 का एज क्रॉस हो जाता है
तो उस स्थिति में इस योजना के अंतर्गत 650 रुपए की राशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त होगी, ये आपको समझना होगा। वैसे ही तीसरा जो प्रमुख योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तजन पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तजन पेंशन योजना, निशक्तजन उनको कहते हैं जो जिनके शरीर का कोई भी एक अंग जो है पूर्ण रूप से ठीक से कार्य न कर रहा हो, चाहे वो हाथ है, पैर है या आंख है ना भाई, या अपने दैनिक कार्यों को करने में वो असमर्थ हो या उसके लिए किसी सहारे की जरूरत हो, वो निशक्तजन की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तजन पेंशन योजना। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे पात्र कौन है, पात्रता क्या है। तो पात्रता है 18 से 89 आयु वर्ग। देखिएगा एज लिमिट सब में अलग अलग है। तो 18 से 89 आयु वर्ग के गंभीर या बहु निशक्त, गंभीर निशक्त, ठीक है, जो किसी भी एक प्रकार की निशक्तता हो और निशक्तता जो है वो 80% से अधिक हो, निशक्तता जो है 80% से अधिक हो। बहु निशक्तता से तात्पर्य है कि एक से अधिक प्रकार की निशक्तता हो, मतलब हाथ भी काम नहीं कर रहा है, पैर भी काम नहीं कर रहा है, इस टाइप का। तो निशक्तजन इस शब्द से आप भलीभांति परिचित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 80% से अधिक निशक्तता हो तो वह व्यक्ति इस योजना का पात्र हितग्राही है और बीपीएल सर्वे सूची 2002 में नाम होना अनिवार्य है। इनको प्रति माह 500 रुपए का पेंशन इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। प्रति माह 500 रुपए पेंशन की राशि इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 300 रुपए केंद्र का अंश है और 200 रुपए राज्य सरकार का अंश है। 300 रुपए केंद्र का अंश है और 200 रुपए राज्य सरकार का अंश है। इस तरह से इसको आपको याद रखना है। फिर हम देखें राज्य की पेंशन योजना। तो राज्य की पेंशन योजना के अंतर्गत पहला नाम आपका है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत देखिएगा 6 से 17 वर्ष के निशक्तजन बच्चे या 6 से 14 वर्ष के निशक्तजन बच्चे जो अध्ययनरत नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो निशक्तजन बच्चे हैं जो अध्ययनरत नहीं है, मतलब जो स्कूल नहीं जाते, जो विद्यालय नहीं जाते, वो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 6 से 17 वर्ष के निशक्तजन बच्चे पात्र हैं, लेकिन 6 से 14 वर्ष के वे निशक्तजन बच्चे जो स्कूल नहीं जाते वो इस योजना के पात्र हितग्राही नहीं है। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। पात्र कौन है? तो 6 से 17 वर्ष के सभी निशक्तजन बच्चे पात्र हैं, लेकिन जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे स्कूल नहीं जाते वो इसके पात्र नहीं है। 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निशक्त व्यक्ति भी इसके पात्र है। बौने व्यक्ति भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्र हितग्राही हैं। बीपीएल सर्वे सूची 2002 में इनका नाम होना अनिवार्य है और इनको 350 रुपए की राशि प्रति माह इस पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। कितना? 350 रुपए की राशि। अब इसमें केंद्र अंश राज्य अंश नहीं पूछिएगा, ये राज्य सरकार की योजना है, तो पूरा का पूरा जो 350 रुपए है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ठीक, फिर देखेंगे सुखद सहारा पेंशन योजना। तो सुखद सहारा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता किसको है? सबसे पहले आपको याद रखना है पात्रता किसको है सभी योजनाओं में। तो इन सभी योजनाओं में पात्रता, पात्र हितग्राही कौन है और कितनी राशि मिलनी है और उसमें से केंद्रांश कितना है, राज्यांश कितना है, यही सब आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सुखद सहारा पेंशन योजना 18 से 39 वर्ष, 18 से 39 आयु वर्ष की जो भी विधवा महिलाएं हैं वो इसके पात्र हितग्राही हैं, या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो परित्यक्त महिलाएं हैं वो भी इसके पात्र हितग्राही हैं। परित्यक्त महिलाएं मतलब जो अपने पति से अलग अकेले रह रही हो, मतलब पति जीवित है फिर भी उनसे अलग रह रहे हो, वो परित्यक्त महिलाएं हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग के विधवा महिलाएं और 18 या उससे अधिक वर्ष की परित्यक्त महिलाएं दोनों इसके पात्र हितग्राही हैं। बीपीएल सर्वे सूची 2002 में इनका नाम होना अनिवार्य है और इनको 350 रुपए प्रति माह पेंशन की राशि प्राप्त होती है। कितना? 350 रुपए। और यहां पर ध्यान दीजिएगा एज लिमिट रखा गया है 18 से 39 वर्ष। क्यों?
क्योंकि जैसे ही 39 वर्ष से आयु अधिक होता है, 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर इनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत यही लाभ मिलने लगेगा। इसलिए इसके बारे में अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात की है, इसलिए इसमें एज लिमिट 18 से 39 वर्ष रखा गया है। 39 से 79, 40 से 79 उसमें हमने देखा, और फिर 80 से ऊपर के लिए 650 रुपए का अभी हमने देखा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पांचों पेंशन योजना के लिए बीपीएल सर्वे सूची 2002 में नाम और छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इन पांचों पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बीपीएल सर्वे सूची 2002 में और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, तभी इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस योजना हेतु गरीबी रेखा प्रमाण पत्र एडीओ जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं या डीईओ द्वारा सत्यापित एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। तो जो गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो एडीओ द्वारा सत्यापित हो और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी होना चाहिए। ये पात्रता, ये जरूरी है। ठीक, फिर मुख्यमंत्री पेंशन योजना की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य शासन की नवीन पेंशन योजना है जो कि वर्ष 2018 से प्रारंभ है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मुख्यमंत्री पेंशन योजना कब से प्रारंभ है, तो वर्ष 2018 से। कब से प्रारंभ है? वर्ष 2018 से। और इसके पात्र हितग्राही कौन है या पात्रता क्या है? तो 18 वर्ष से ऊपर की विधवा या परित्यक्ता महिलाएं, ठीक है, और 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध। तो 18 वर्ष से ऊपर की सभी विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं और 60 वर्ष के ऊपर के सभी वृद्धजन जो है मुख्यमंत्री पेंशन योजना के पात्र हितग्राही हैं। वर्ष 2018 से यह योजना प्रारंभ हुई है। ठीक है, और ये आपका 2011 का जो जनसंख्या सर्वे है, SECC रिपोर्ट जो है 2011, तो इसके वंचन सूचकांक, ध्यान दीजिएगा, इसके वंचन सूचकांक D1 से D7 में नाम होना अनिवार्य है। अब देखिएगा ये वंचन सूचकांक क्या है, ठीक है, D1 से D7 क्या है, ये मैं कल की क्लास में आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए उसको मैंने आज के लिए स्किप कर रखा है। कल मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना जब बताऊंगा तो ये सारी चीजों को बताऊंगा कि वंचन वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो इसको कल की क्लास में आप समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए ये ध्यान में रखिएगा कि SECC 2011 के वंचन सूचकांक D1 से D7 में नाम होना अनिवार्य है मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, और इसके अंतर्गत 350 रुपए का पेंशन राशि प्रति माह राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। 350 रुपए का पेंशन राशि प्रति माह राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। पात्र हितग्राही कौन है? 18 वर्ष से ऊपर की विधवा या परित्यक्ता महिलाएं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के या उसके ऊपर के वृद्ध जो हैं, ये उसके लिए पात्र हैं। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 4 नवंबर 2020, ठीक है, कब? 4 नवंबर 2020। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं जो याद रखनी है, ध्यान दीजिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो देखिएगा 4 नवंबर 2020, ये डेट आपको ध्यान में रखना है। 4 नवंबर 2020 से प्रारंभ हुई है। 4 नवंबर 2020 को उप संचालक समाज कल्याण राजनांदगांव का पत्र क्रमांक 3378 दिनांक, तो उस दिन से ये लागू है। तो अब ये सब याद रखना आवश्यक नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है 4 नवंबर 2020, 4/11/2020 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। इस योजना में क्या प्रमुख बातें हैं? तो पात्र कौन है? तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी कमाई से अधिकांश परिवार का गुजारा चलता हो, उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार के वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान करना। बात को समझिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के पात्र हितग्राही कौन है? तो जिस परिवार का कोई मुखिया है, उसी मुखिया के कमाने से पूरे घर परिवार का खर्चा चलता हो, तो यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो जो दूसरा घर का वारिस मुखिया होगा उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। और उस परिवार का नाम बीपीएल सर्वे सूची 2002 में होना अनिवार्य है। जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी वो 2000 रुपए की राशि एक मुश्त दी जाएगी। कितना? 2000 रुपए की राशि एक, ठीक है। तो इसमें देखिएगा मिलने वाला लाभ थोड़ा सा
ये 2000 नहीं 20,000 रुपए है, ध्यान दीजिएगा 20,000 रुपए है। ठीक है, तो जो भी परिवार का वारिस मुखिया होगा उसको 20,000 रुपए की एक मुफ्त राशि जो है आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए जो भी वारिस मुखिया है उसको पात्र मुखिया की मृत्यु के 21 दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो वारिस मुखिया है उसको परिवार के मुखिया के मृत्यु के 21 दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, ताकि हितग्राही को मिलने वाला लाभ जो है वो तुरंत मिल जाए। पर सामान्यतः ये देखा गया है कि जो ग्राम पंचायत वगैरह है उसको पूरा प्रोसीडिंग करना होता है। ठीक है, तो ये 6 माह से 1 वर्ष तक का समय लग जाता है इस योजना का लाभ प्राप्त करने में, मतलब कि जो आर्थिक राशि मिलनी है, जो आर्थिक सहायता मिलनी है उसको प्राप्त करने में। तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिवार सहायता की राशि प्राप्त होने के बाद ही विधवा पेंशन योजना का लाभ जो है वो दिया जाना है ना। तो जो भी मुखिया है, सपोज दैट उसकी जो वाइफ है, तो उसको विधवा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। तो उसको उस विधवा पेंशन योजना का लाभ तभी मिलेगा जब उसको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ मिले। तो कायदे से 21 दिन के भीतर आवेदन करने के बाद हितग्राही को तुरंत इसका लाभ मिलना चाहिए, मतलब 20,000 रुपए की एक मुफ्त राशि वारिस मुखिया को तुरंत प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान है। पर सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये बात बताई गई है। फिर अगला है आपका श्रद्धांजलि योजना। श्रद्धांजलि योजना शब्द से ही क्लियर है। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे एकाएक परिवार में किसी की मृत्यु हो गई या परिवार के मुखिया वगैरह की मृत्यु हो गई, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो भी अंतिम संस्कार वगैरह के सारे कार्यक्रम वगैरह जो करने होते हैं तो वहां पर आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसके हल के रूप में श्रद्धांजलि योजना 30 मई 2016, ठीक है, पहले दिमाग में डेट को बैठाना है, 30 मई 2016, 30 मई 2016। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। ऐसा परिवार जो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार स्वतः शामिल सूचकांक D1 से D7 में शामिल है। मैंने बताया D1 से D7 में कल की क्लास में आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, वंचन सूचकांक ये वही है D1 से D7 वंचन सूचकांक के बारे में। तो इसमें जो भी आने वाले परिवार हैं समय समय पर शासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उसके अधीन जो भी परिवार इसमें आते हैं वो इसके लिए पात्र हितग्राही हैं। तो पात्र परिवार के मुखिया या किसी कमाऊ सदस्य के मृत्यु होने पर, ध्यान दीजिएगा, पात्र जो भी पात्र परिवार होगा, पात्र परिवार कौन होगा, जो वंचन सूचकांक D1 से D7 के बीच शामिल हो। ये D1 से D7 क्या है मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तो देखिएगा, जो भी पात्र परिवार है उसके मुखिया की या परिवार के किसी कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 24 घंटे के भीतर मृतक के परिवार को, ठीक है, अंतिम संस्कार के लिए 2,000 रुपए का तत्काल एक मुफ्त राशि सहायता के रूप में दी जाती है। कितना? 2,000 रुपए का। ठीक है, तो 2,000 रुपए की राशि एक मुफ्त सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत ये आपको ध्यान में रखना है। पात्र हितग्राही कौन है, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत यह आएगा, ये भी ध्यान में रखना है। कब से लागू हुआ है, तो 30 मई 2016 से यह योजना प्रारंभ हुई है। योजना का नाम क्या है? श्रद्धांजलि योजना। योजना का नाम है कितने समय के भीतर, तो 24 घंटे के भीतर कितनी राशि? 2,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कब? परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर या परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर। ठीक है, हितग्राही कौन होगा? वंचन सूचकांक D1 से D7 में जो आता हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से इसको आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह से जो भी इन सभी योजनाओं के अंतर्गत जो भी सहायता या पेंशन उपलब्ध कराई जाती है, तो जो भी ग्राम पंचायत सचिव है वो सभी का लेखा जोखा रखेगा, उसके लिए एक अलग से फाइल संधारित करेगा, मतलब उसका एक अलग डॉक्यूमेंटेशन करेगा। और हितग्राहियों की लिस्ट में ये सभी लोग आएंगे। जब भी सामाजिक अंकेक्षण होगा उसको वो प्रस्तुत करेगा, या जब भी मांगा जाएगा उसकी रिपोर्ट तो वो प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो लेखा जोखा का जिम्मेदारी किसका है? तो ये जिम्मेदारी किसका है? ये ग्राम पंचायत सचिव का है। ठीक है, तो इसके लिए वो अलग से पूरा फाइल रखेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है, जिसका जब भी आवश्यकता महसूस हो अंकेक्षण किया जा सकता है।
अगला है आपका आम आदमी बीमा योजना। तो आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत देखिएगा, पहली बात तो यह है कि केंद्र प्रवर्तित योजना है जो कि 1 फरवरी 2009, 1 फरवरी कब से प्रारंभ है? तो 1 फरवरी 2009 से प्रारंभ है। कब से प्रारंभ है? 1 फरवरी 2009 से प्रारंभ है। ठीक है, तो 18 से 59 वर्ष का इसमें एज लिमिट है और बीपीएल या एसईसीसी 2011 में नाम शामिल हो। इसके अंतर्गत जो हितग्राही है प्रतिवर्ष 200 रुपए का प्रीमियम दिया जाता है बीमा के लिए। 100 रुपए केंद्र सरकार और 100 रुपए राज्य सरकार देती थी। ठीक है, हितग्राही द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं लिया जाता था, हितग्राही से कोई भी राशि नहीं लिया जाता था। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत 1 फरवरी 2009 से प्रारंभ हुआ है। पर विशेष बात यह है इस योजना में कि यह योजना जो है 1 जून 2019 से इसका नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। कब से नहीं किया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, कब से नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है? 1 जून 2019, 1 जून 2019 से इसका नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। इसलिए यहां पर मतलब इन सारी योजनाओं में एक प्रश्न एक हो सकता है कि इनमें से किस योजना का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है, या 1 जून 2019 से किस योजनाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है। मतलब ये एक महत्वपूर्ण योजनाएं अच्छी थी, उसके बावजूद इसका नवीनीकरण अभी नहीं किया गया है, अभी इसका संचालन नहीं किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आम आदमी बीमा योजना, और वैसे ही दूसरा है आपका अटल खेतीहर बीमा योजना। अटल खेतीहर बीमा योजना यह 25 दिसंबर 2013 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों योजनाओं में मुख्य रूप से इस योजना का प्रारंभ की तिथि और 1 जून 2019 से जो इसका नवीनीकरण नहीं हो रहा है, ये वाली, ये दो डेट जरूर याद रखिएगा। तो अटल खेतीहर बीमा योजना 25 दिसंबर 2013 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसमें भी जो है सामान्य मृत्यु होने पर 30,000, स्थायी अपंगता पर 75,000 और आर्थिक अपंगता पर 37,500 की राशि, दोनों में सेम है अमाउंट वगैरह जो मिलता था। पर प्रमुख बात इसमें यह है कि 1 जून 2019 से इसका नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। तो आम आदमी बीमा योजना और अटल खेतीहर बीमा योजना, इन दोनों योजनाओं का नवीनीकरण 1 जून 2019 से नहीं किया जा रहा है। इस बात को मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, दिमाग में सेट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जो और अन्य कदम उठाए गए हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसके अंतर्गत पहले देखिएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो यह योजना जो है देखिएगा, यह योजना 9 मई 2015 से प्रारंभ है। तो सबसे पहले तो डेट ही याद रखना है, कब से? 9 मई 2015, 9 मई 2015 से यह योजना प्रारंभ है। और पात्र हितग्राही कौन है? तो 18 से 70 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो इसके पात्र हितग्राही हैं, 18 से 70। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। योजना कब प्रारंभ हुई है? 9 मई 2015 से प्रारंभ हुई है। अब प्रीमियम जो है तो देखिएगा, अभी इसमें एक नया गाइडलाइन जारी हुआ है। कब? 29 मई 2022 को, 29 मई 2022 को, मतलब अभी 2-3 दिन पहले। ठीक है, क्या? तो ये जो प्रीमियम की राशि 12 रुपए प्रति वर्ष था, इसको बढ़ा करके अब 20 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। ये बात आप प्रमुख रूप से ध्यान दीजिएगा, इसको आप अपने बुक में भी इंक्लूड कर दीजिएगा। जो भी बुक आपके पास है एडीओ की, तो उसमें इसको जरूर करेक्ट कीजिएगा। 29 मई 2022 से घोषणा हुआ है और यह लागू कब हुआ है? तो 1 जून 2022 से। कब से? 1 जून 2022 से। तो 1 जून 2022 से जो 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम की राशि थी, उसको बढ़ाते हुए अब 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम कर दिया गया है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, किस उम्र तक इंश्योरेंस का कवर मिलेगा? तो 70 साल तक इसका इंश्योरेंस का कवर मिलेगा। कवरेज के अंतर्गत देखिएगा, दुर्घटना कवरेज में मृत्यु या पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी और आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, इंश्योरेंस 2 लाख रुपए तक का है।
किसी भी तरह का मैच्योरिटी लाभ इसमें नहीं प्राप्त होगा। इंश्योरेंस की अवधि 1 जून से 31 मई। कब से कब तक? 1 जून से 31 मई। तो जो ईयर है देखिएगा, जो इंश्योरेंस का ईयर है तो 1 जून से ये लागू हो रहा है, तो 1 जून से 31 मई, मतलब हर साल आपका देखेंगे जो भी स्टूडेंट्स या जो भी व्यक्ति हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आप देखिएगा जून माह में या मई माह में आपके खाते से 12 रुपए या 20 रुपए की जो राशि है, पहले 12 रुपए था, अब वो बढ़कर 20 रुपए हो गया है, तो आपके खाते से 20 रुपए की राशि जो है डिडक्ट हो जा रही होगी। ठीक है, तो इसके पहले 12 रुपए की राशि मई माह में हर साल कटी होगी, जिन्होंने भी इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंक में एप्लीकेशन दिया रहा होगा। ठीक है, तो 12 रुपए अब बढ़कर 20 रुपए हो गया है, ये प्रमुख रूप से ध्यान में रखिएगा। इंश्योरेंस की अवधि क्या है? तो 1 जून से 31 मई, जैसे 1 जून 2022 से 31 मई 2023, फिर रिन्यू होगा और वो फिर होगा 1 जून 2023 से 31 मई 2024, इस तरह से रिन्यू होगा। तो आपको ये डेट याद रखना है कि इंश्योरेंस की अवधि क्या है। सामान्य मृत्यु होने पर इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलेगा। ठीक है भाई। विकलांगता या पूर्ण आंशिक, तो मैंने बता दिया, इस आंशिक अपंगता की स्थिति में 1 लाख, पूर्ण अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्राप्त होगी, बीमा राशि प्राप्त होगी। ठीक है। दूसरा है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह भी 9 मई 2015 से ही प्रारंभ हुआ है। देखिएगा यहां पर ना ये तीनों योजनाएं कौन कौन से? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में PMJJBY ऐसा कहते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और तीसरा होता है अटल पेंशन योजना। तो ये जो तीनों योजनाएं हैं वो 9 मई 2015 से ही प्रारंभ हुई है। कब से? 9 मई 2015 से ये तीनों योजनाएं प्रारंभ हुई है। आ रही बात समझ में? तो इसमें जो है आपका 2 जो है बीमा योजना है और 1 जो है पेंशन योजना है। 2 जो है बीमा योजना है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 से प्रारंभ हुई है। पात्र हितग्राही 18 से 50 वर्ष आयु के, और इसमें प्रीमियम 330 रुपए पहले था। वार्षिक प्रीमियम कितना था? 330 रुपए पहले था, लेकिन अभी 29 मई को यह डिक्लेयर हुआ, जैसा मैंने अभी आपको बताया 29 मई 2022 को, जो कि लागू हुआ कब से? 1 जून 2022 से लागू हुआ। तो जो 330 रुपए है इसको बढ़ाकर 436 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो प्रीमियम की राशि है। तो आप लोग प्लीज इसको अपने बुक में अपडेट कर दीजिएगा। ये जस्ट अभी 3-4 दिन पहले परिवर्तन हुआ है। कब से? ठीक है, तो 1 जून 2022 से, 1 जून 2022 से तो जो प्रीमियम राशि 330 रुपए थी, ये बदलकर अब कितना हो गया? 436 रुपए प्रति वर्ष या 436 रुपए वार्षिक प्रीमियम अब हो चुका है। तो ये परिवर्तन आप जरूर कर दीजिएगा। कवरेज नियम में देखें तो दुर्घटना कवरेज पर पूर्ण मृत्यु या पूर्ण अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपए, इंश्योरेंस जो है 2 लाख रुपए का है। मैच्योरिटी लाभ इसमें किसी भी प्रकार से नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस की अवधि फिर से वही 1 जून से 31 मई सेम है। सामान्य मृत्यु लाभ इसमें मिलेगा 2 लाख रुपए का, दुर्घटना मृत्यु लाभ इसमें मिलेगा। देखिएगा इसके पहले जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मैंने बताया आपको, उसमें सामान्य मृत्यु लाभ नहीं है, इसमें सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए की बीमित राशि दी जाएगी। विकलांगता पूर्ण या आंशिक पर किसी भी प्रकार का इसमें लाभ नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये देखिएगा मृत्यु या पूर्ण अपंगता की स्थिति पर 2 लाख रुपए प्राप्त होंगे, सामान्य मृत्यु पर भी 2 लाख रुपए बीमा राशि का मिलेगा। एक और पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिएगा जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो अमाउंट है वो 12 रुपए से 20 रुपए हुआ, तो कितना बढ़ा? तो 8 रुपए की वृद्धि हुई। ये भी एक प्रश्न बनता है। वैसे ही 330 रुपए से बढ़कर 436 रुपए हुआ, तो ये कितना बढ़ा? तो ये आपका 106 रुपए इसमें वृद्धि हुई। ये भी एक प्रश्न बनता है। अरे बात समझ में? ठीक है, तो कितने की वृद्धि हुई? तो 8 रुपए की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 106 रुपए की वृद्धि हुई। यह भी एक प्रश्न बनता है, बिल्कुल नया है और करंट है, तो बिल्कुल चांसेस होते हैं कि यहां से क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया जाए, इसलिए बुक में भी इसको आप लोग अपडेट कीजिएगा।
ठीक है, जब तक बुक पब्लिश हुई थी तब तक ये बदलाव हुए भी नहीं थे। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 मैंने पहले ही आपको बताया, इसके अंतर्गत आम लोगों को पेंशन का लाभ देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आम लोगों को पेंशन का लाभ देने का प्रयास किया गया है। तो इसके लिए पात्र हितग्राही कौन है? तो 18 से 40 वर्ष का आयु का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो या किसी भी रिजर्व आरक्षित वर्ग का हो, कोई भी व्यक्ति पुरुष हो या महिला हो, सभी इसके लिए पात्र है। ठीक है, कौन? 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति पात्र है। तो इस योजना को लाने का बेसिकली रीजन क्या था, ये मैं आपको बताऊं। होता क्या है, जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको पेंशन वगैरह तो सरकार से प्राप्त होती है। ठीक है, पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद किसी भी प्रकार का पेंशन वगैरह का लाभ नहीं मिलता। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर वगैरह में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो रिटायरमेंट एज के बाद एक पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, प्रीमियम राशि बनाए, वो खुद निर्धारण करेगी कि वो हर महीने कितना देना है। तो जो प्रीमियम है इसमें 5 प्रकार है, 5 स्लैब है। मासिक मंथली 1000 रुपए, मंथली 2000 रुपए, मंथली 3000 रुपए, मंथली 4000 रुपए, मंथली 5000 रुपए। 5000 रुपए से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतना अमाउंट हर महीने, इतना अमाउंट जो है हर महीने का प्रीमियम भरना है। आ रही बात समझ में? तो पात्र व्यक्ति कौन है? 18 से 40 वर्ष आयु का कोई भी व्यक्ति। अपात्र कौन है? तो इनकम टैक्स देने वाला व्यक्ति जो है वो अपात्र है, या सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति जो है वो अपात्र है। जो व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है या गवर्नमेंट सर्विस में है, वो अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकता। ठीक, और आधार कार्ड तो सभी योजनाओं में अनिवार्य है। देखिएगा, इस योजना में 5 प्रकार के पेंशन स्लैब उपलब्ध है, 1000 से 5000। तो जो भी प्रीमियम आप चूज करेंगे उसके मुताबिक आपको रिटर्न मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो देखिएगा, उम्रवार जो योगदान है इसमें हम देखें तो 18 वर्ष की आयु, 20 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु, 40 वर्ष की आयु। ठीक है, तो इसमें देखेंगे योगदान 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो है आपका योगदान का इंस्टॉलमेंट वगैरह बना हुआ है। इसके अंतर्गत जो फाइनेंशियल बेनिफिट होना है या किस प्रकार से पेंशन प्राप्त होगा, कितना इंस्टॉलमेंट देना होगा, इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा, है ना भाई। हालांकि अब इसको लेकर के डीप क्वेश्चंस कभी देखे तो नहीं है हमने, कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या 18 से 40 वर्ष के कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं, अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, जो इनकम टैक्स की कैटेगरी में नहीं आते हो या जो सरकारी नौकरी में ना हो वो। तो समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में इस योजना का लाभ लेना प्रारंभ करता है, तो इस योजना के लाभ के लिए वो अप्लाई करता है, तो 18 तो कितने वर्ष तक इंस्टॉलमेंट देगा? तो 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक, 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक वह इंस्टॉलमेंट देगा। ठीक है, तो कितने वर्ष तक देगा? तो 42 वर्ष तक वो इंस्टॉलमेंट देगा, क्योंकि 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक, तो 60 में से 18 पर माइनस करते हैं, तो वो 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक हर महीने इंस्टॉलमेंट देगा। तो कब तक देगा? 42 वर्ष तक इंस्टॉलमेंट देगा। कौन? यदि व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है, जो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन देता है, अकाउंट खुलवाता है। तो यदि वो हर महीने 42 रुपए, ध्यान दीजिएगा, हर महीने 42 रुपए प्रीमियम जमा करता है, तो 60 साल बाद उसको हर माह 1000 रुपए का पेंशन मिलेगा। यदि वह 84 रुपए का प्रीमियम हर महीने जमा करता है, तो 60 साल बाद उसे 2000 रुपए का पेंशन हर महीने मिलेगा, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है, यदि वह 126 रुपए का प्रीमियम देता है, तो 60 साल बाद उसको 3000 रुपए का पेंशन हर महीने प्राप्त होगा, 60 साल की आयु पूरी होने के बाद। ठीक है, यदि वह 168 रुपए का प्रीमियम हर महीने भरता है, तो उसकी आयु 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद 4000 रुपए का प्रीमियम उसको, 4000 रुपए का पेंशन उसको प्रति माह प्राप्त होगा। और यदि 210 रुपए का प्रीमियम वह मासिक भरता है, तो 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद
5,000 रुपए का उसको पेंशन हर महीने प्राप्त होगा। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी योजना है, इसका लाभ अभी भी लिया जा सकता है। इवन आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको इसका लाभ लेने के लिए जरूर प्रेरित करें आप। ठीक है, अब इसी में देखिएगा और भी स्लैब है। तो जैसे कोई व्यक्ति जिसकी आयु 40 वर्ष है तो 20 वर्ष 30 वर्ष वाला भी अप्लाई कर सकता है। अब मान लो कोई व्यक्ति 35 वर्ष की आयु में है तो वो कितने वर्ष तक, 25 वर्ष तक प्रीमियम भरेगा। ठीक है, तो कोई व्यक्ति यदि जिसकी आयु 40 वर्ष है तो 60 वर्ष की आयु तक प्रीमियम देना है तो वह अगले 20 सालों तक प्रीमियम भरेगा हर महीने। तो यदि वह 291 रुपए का प्रीमियम हर माह देता है तो 60 साल बाद उसको 1,000 रुपए का पेंशन प्राप्त होगा। तो वैसे ही देखें 1,454 रुपए का प्रीमियम हर महीने भरता है तो 60 साल की आयु पूरी होने पर 5,000 रुपए का प्रीमियम 5,000 रुपए का पेंशन उसको हर माह प्राप्त होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से रिटायरमेंट के बाद या 60 साल की आयु के बाद कई पेंशन का बंदोबस्त इस योजना के माध्यम से किया जा सकता है। 60 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाने पर पेंशन की जो राशि है संबंधित व्यक्ति के पति या पत्नी को दी जाएगी, और यदि पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की राशि नॉमिनी को दी जाएगी। जो भी नॉमिनी होगा उनको ये पेंशन की राशि दी जाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, 60 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर नॉमिनी को जमा राशि ब्याज सहित वापस होगी। 60 वर्ष के पहले यदि मृत्यु हो गई तो जो भी राशि जमा हुई है वह जमा राशि ब्याज सहित जो नॉमिनी है उसको दे दी जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये आपका अटल पेंशन योजना है, इसको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा डिटेल में समझना है। फिर है अगला सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। तो आज की क्लास में हम यहीं तक बात करते हैं। पंचायत सेक्टर की योजनाओं में जितना सब कुछ मैं आपको बताना चाह रहा था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज का जो क्लास है वो पंचायत सेक्टर की योजनाओं का भाग 1 हुआ। पंचायत सेक्टर की योजनाओं का जो भाग 2 है वो मैं कल शाम को YouTube में अपलोड करूंगा, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। और CGPSC मेंस की क्लासेस को लेकर के जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई, तो आप में से जो भी स्टूडेंट CGPSC मेंस और प्री की तैयारी करना चाह रहे हैं वो कल सुबह 6 बजे से रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। 1 वीक अभी फ्री क्लासेस रहेंगी, और यह जानकारी जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उन तक जरूर पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। एडीओ की जो बुक है वो ऑनलाइन द CGPSC कोच मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्टोर में ऑर्डर करके आप बुक अभी भी अपने एड्रेस पर मंगा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। नोटिफिकेशन आने का कंफर्मेशन है, वित्त विभाग से सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। तो ये मान के चलिए कि टू बी मैक्सिमम 1 माह के अंदर लगभग नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी क्लासेस की स्पीड को भी हम थोड़ा बढ़ाएंगे। तो कल जहां तक संभव हो पाएगा मैं 2 लेक्चर अपलोड करूंगा। ठीक है, जब तक अभी ऑन ग्राउंड लाइव रूम का जो भी इश्यूज है वो सॉल्व नहीं होता तब तक मैं लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर करके अपलोड करूंगा, और लेक्चर्स अभी डिलीट नहीं किए जाएंगे ताकि आप उसको बाद में या दोबारा भी देख सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।